हेलो एवरीबॉडी। सिंपोजियम आईएस के मंच पर जिस विषय की हम चर्चा आज करने जा रहे हैं वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है और इसे कहा जाता है कार्बन फार्मिंग। हिंदी में इसे कहेंगे कार्बन कृषि। तो समझे कि कार्बन फार्मिंग किसे कहते हैं और न केवल मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है बल्कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कई जगहों पर देखेंगे कि इस टर्म को कार्बन अवशोषक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एक वृहद शब्द है और इसमें न केवल कार्बन अवशोषक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन सिंक सम्मिलित हैं, बल्कि इसमें वो सारे विधि सम्मिलित हैं जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निम्न किया जाए, भूमंडलीय तपन के प्रभाव को निम्न किया जाए। इसी में कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में ही कार्बन कृषि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जब कहा जाता है कि प्राकृतिक कार्बन अवशोषक कौन कौन है, तो प्राकृतिक कार्बन अवशोषक मुख्यतः तीन है। महासागर, दूसरा है वन और तीसरा है आर्द्रभूमि। महासागरों को देखेंगे तो महासागर वायुमंडल में जो CO2 मौजूद है जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण, उसका 1/3 अवशोषण महासागरों के द्वारा होता है। इसी तरह से 1/3 अवशोषण वनों के द्वारा भी होता है, आर्द्र भूमि के द्वारा भी उसका अवशोषण होता है। लेकिन कृत्रिम कार्बन सिंक भी स्थापित किए जा सकते हैं, कृत्रिम कार्बन अवशोषक भी स्थापित किए जा सकते हैं। मान लीजिए खदानों से कोयले का निष्कर्षण हुआ तो उन खदानों में वनस्पति स्थापित करके कृत्रिम रूप से कार्बन अवशोषक स्थापित किए जा सकते हैं, या कई प्रकार के कई विधि से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निम्न किया जा सकता है, भूमंडलीय तपन के प्रभाव को निम्न किया जा सकता है। वो भी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में ही सम्मिलित होते हैं। जैसे महासागरों में पोषक तत्व तो अधिक से अधिक मात्रा में डालना, इससे क्या होगा, इससे फाइटोप्लैंक्टन्स तथा अलगी की संख्या में वृद्धि होगी और अगर उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो प्रकाश संश्लेषण करने हेतु वो CO2 का अवशोषण करते हैं। तो वायुमंडल में से CO2 का अवशोषण होगा और भूमंडलीय तपन का प्रभाव घटता जाएगा। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के तहत ही कार्बन कृषि को भी सम्मिलित किया जाता है। कार्बन कृषि क्या है? यह कृषि की वह पद्धति है जिसके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में वायुमंडल से CO2 का अवशोषण करेंगे ताकि उन्हें पादप में संचित किया जा सके या फिर मृदा में संचित किया जा सकते। इसी तरह के कृषि को रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजित कृषि या संपोषक कृषि की भी संज्ञा दी गई है। संपोषक कृषि की भी संज्ञा दी गई है। अगर ये पूछा जाए कि क्या इससे लाभ है, तो इसके कई लाभ हैं। कार्बन फार्मिंग के कई लाभ है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को कायम रखना या फिर मृदा के स्वास्थ्य को कायम रखना, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकीय उत्पादकता अधिक होती है इसके कारण, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को इसके द्वारा निम्न किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे इसके फायदे गिने जाते हैं। लेकिन एल्डो लिपोइड नामक एक लेखक है, उन्होंने कहा कि मृदा की उर्वरता की जब चर्चा की जाती है तो उसकी परिभाषा यह है कि यह वह क्षमता है मृदा की जिसके द्वारा वह एनर्जी, ऊर्जा का संचय करता है और न केवल उसका ग्रहण बल्कि उसका संचय और उसे उत्सर्जित भी करता है। और यदि देखेंगे ऊर्जा को, तो ऊर्जा के लिए आवश्यक क्या है? ऊर्जा के लिए आवश्यक है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है कार्बन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सौर ऊर्जा के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का अवशोषण होता है जो कि आप जैविक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है और यह जाकर मृदा में, पादप में संचित होता है। लेकिन जब कार्बन फार्मिंग की चर्चा करते हैं तो यह भी देखा जाए कि कार्बन फार्मिंग किस तरह से किया जा सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन जो है कार्बन कृषि का, वो कई विधि से किया जा सकता है। एक को कहते हैं हम लोग रोटेशनल ग्रेजिंग, क्रमिक चराई। क्रमिक चराई का मतलब है वैसे जानवर जो जुगाली करने वाले जानवर हों उन्हें चारागाह से हटाना या उन पर नियंत्रण करना ताकि मृदा की उर्वरता
बरकरार रहे, तो उसे हम लोग रोटेशनल ग्रेजिंग कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे क्या, क्रमिक चराई। दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ मेथड्स हैं जो आपको जानने हैं, जैसे सिल्वो पैस्टोरलिज्म, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग का मतलब से हिंदी में कहते हैं गली फसल। गली फसल का मतलब है कि पेड़ों को कतार में लगाया जाएगा या झाड़ों को कतार में लगाया जाएगा और उनके मध्य, उनके बीच में कृषि की जाएगी ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। दूसरा है सिल्वो पैस्टोरलिज्म। लैटिन अमेरिकी देशों में इससे कार्यान्वित किया गया है और किया क्या जाता है कि चारागाह में बड़ी मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं ताकि ये जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले पशु में रूमिनेंट्स जिसे कहा जाता है, उसमें गाय, भैंस, बैल इत्यादि सम्मिलित है। और इनसे निकलता है क्या, इनसे उत्सर्जित होता है मीथेन, इनसे उत्सर्जित होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे उत्सर्जित होता है CO2। यदि अध्ययन को देखते हैं तो 14.5% ग्रीन हाउस गैसेस मात्र जुगाली करने वाले जानवरों से ही उत्सर्जित होता है, और परिवहन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है वो कुल उत्सर्जन का 14% है। इसका मतलब है जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनसे अधिक उत्सर्जन होता है परिवहन की तुलना में, क्लियर, परिवहन की तुलना में। तो ऐसे पशुओं पर नियंत्रित करना, और इनके लिए सबसे अच्छा जगह क्या है, चारागाह। तो ऐसे पशुओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो सिल्वो पैस्टोरलिज्म के अंतर्गत लैटिन अमेरिकन देशों में इनके चारागाह में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए ताकि उनसे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस जो है उन पर नियंत्रण किया जा सके, एक, और मृदा का जो अपर्दन है उसे रोका जा सके, क्योंकि जड़ें जब फैलेंगी तो मृदा अपर्दन थमेगा। तो इसे कहते हैं सिल्वो पैस्टोरलिज्म। वहीं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, मतलब जिस कृषि से मृदा की उर्वरता बनी रहे, जिस कृषि से जो भूमि है वो बनी रहे, बरकरार रहे, उसमें कई मेथड है। क्रॉप रोटेशन है, कवर क्रॉपिंग है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का मतलब है कि जो पराली है उसको जलाया नहीं जाए और पराली को मृदा में ही संचित रखा जाए, कंपोजिटिंग किया जाए, मृदा में ही संचित रखा जाए, जिससे मृदा की उर्वरता बरकरार रखे। जीरो टिलेज कृषि का मतलब है कि बगैर जुताई के फसल को बोना। तो इसका अर्थ यह है कि मृदा में आपने किसी तरह का परिवर्तन ही नहीं किया, तो उसे कहते हैं जीरो टिलेज कृषि। तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। और न केवल ये, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाएगा। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक मतलब ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उन पर नियंत्रण, उनके चराई पर नियंत्रण करें, और न केवल उनके चराई पर नियंत्रण करने बल्कि उनका जो आहार है उस पर भी नियंत्रण करें। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया कि जुगाली करने वाले पशुओं के लिए इस तरह के प्रोबायोटिक आहार, प्रोबायोटिक आहार का मतलब है जिसमें जीवाणु मौजूद हो, अच्छे जीवाणु मौजूद हो, गुड बैक्टीरियाज। तो ऐसे प्रोबायोटिक आहार विकसित किए हैं जिसके कारण वो कम गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करें, लेकिन अधिक से अधिक दूध दे सकें। और वेस्ट मैनेजमेंट भी, अपशिष्ट प्रबंधन भी किया जाए। तो ये सारे उपाय हैं जिसके द्वारा कार्बन कृषि किया जा सकता है। लेकिन कार्बन कृषि के लिए यह आवश्यक है कि जल की उपलब्धता हो उस क्षेत्र में, और बड़े पैमाने पर भूमि हो जहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इंडो गैंजेटिक प्लेन है या डेक्कन के पठार हैं, तो इन जगहों पर इस तरह की कृषि की जा सकती है। और इसमें कई तरह की चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियों जैसे मान लीजिए कि अगर जल की उपलब्धता नहीं रहे, या फसलों का भी चयन करना आवश्यक है, क्योंकि हर फसल आवश्यक नहीं है कि उसी मात्रा में CO2 का अवशोषण करेंगे, तो हर फसल के लिए आवश्यक नहीं है। और इसमें कई तरह के उपाय किए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक पहल की गई कार्बन कृषि की, कीनिया में भी पहल की गई, और COP21 जब पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर 2000
2015 में हुआ तो एक पहल वहां पर भी की गई और वह था 4 पर 1000 में बल दिया गया है कि किस तरह से मृदा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में कारगर है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो कृषि मृदा है इसके द्वारा 3.8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का अवशोषण प्रतिवर्ष हो सकता है और यह 20 से 30 वर्षों तक हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको कार्बन कृषि के लिए। धन्यवाद।